ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यह खाओ स्वस्थ रहो परफेक्ट डाइट प्लान से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम कफ दोष के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं और कफ दोष के वीडियो के से पहले हमारी प्लेलिस्ट जान लो में हमने आपको बहुत सारी वीडियो और दी हैं। पित्त पर वीडियो हम दे चुके हैं, वात पर वीडियो दे चुके हैं, उसके अलावा रस कौन सा रस से खाने से कौन से रोग बढ़ते हैं घटते हैं वो भी हम आपको बता चुके हैं, रंग का प्रभाव बता चुके हैं। तो यदि आप ये वीडियो देखेंगे और ऋतु के अनुसार कौन सा दोष बढ़ता घटता वो हम सब आपको पहले ही बता चुके हैं। यदि आप उन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी कुछ बातें समझने में आसानी होगी और साथ ही आपको स्वस्थ रहने में भी सुविधा मिलेगी, क्योंकि रोग का कारण यदि आप जान लेते हैं तो आपको स्वस्थ रहने में आसानी होती है। तो आज हम बात करते हैं कफ दोषों से होने वाले कफ दोषों के कार्य के विषय में। साथ ही कफ दोष जब विकृत होता है, विकृत यानी कि बढ़ता है, क्योंकि यदि घट जाएगा तो वात या पित्त बढ़ जाएगा, तो उसका हम पहले बता चुके हैं। तो कफ जब बढ़ता है यानी कि विकृत रूप से बढ़ता है, नॉर्मल है तो ठीक है, पर विकृत रूप से बढ़ता है तो उसके रोग कौन कौन से होते हैं, साथ ही वो उसके कारण क्या होते हैं और इसकी वृद्धि कैसे होती है, कौन से रस से होती है, इसका शमन कौन से रस से होता है, और जब ये वात और पित्त इसमें साथ में मिल जाएं तो शरीर में क्या प्रभाव डालते हैं और इसकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे, हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। और साथ ही कफ के कार्य में जो है ना, कफ कहाँ बनता है, क्योंकि पित्त और वात का जो स्थान है, हमारे पित्त का स्थान तो हमारे ये जठर का अंग कहा जाता है और वात का हमारे जोड़ कहे जाते हैं, हमने पहले आपको बता दिया। तो कफ का जो स्थान है वो छाती से यानी कि फेफड़ों से ऊपर का जो अंग है ये कफ का स्थान कहा जाता है, यानी कि इस हिस्से में कफ के रोग ज़्यादा होते हैं। तो मित्रों, सबसे ज़्यादा जो कफ का कार्य है वो इसी क्षेत्र में होता है। तो जैसे हमारे फेफड़े हैं और मेन जो इसका काम है हमारे जोड़ों में होता है। जोड़ों में कफ का क्या काम होता है मैं आपको बता दूं। यदि आपके जोड़ों में कफ यानी कि स्नेहन नहीं है, स्नेहन हमने पहला शब्द लिया है, स्नेहन नहीं है तो क्या होगा, आपके जोड़े सूखे हो जाते हैं, आपके फेफड़े भी सूख जाते हैं, आपके अंदर सूखापन आ जाता है। यदि ये नहीं हो तो यदि स्नेहन सही है तो आपके बॉडी में सारी चीज़ें ठीक से काम करती हैं। मैं आपको इसको थोड़ा अलग तरीके से समझा दूं। जैसे एक दरवाजा होता है, दरवाजा दीवार से जुड़ा होता है, उसके बीच में कब्जा लगा होता है, उसको कब्जा कहते हैं हिंदी में। तो कब्जा जिससे जुड़ा होता है वो कब्जा होता है। अब आप देखेंगे यदि उसमें ऑयल और ग्रीस ठीक से नहीं डाला जाता है, यानी समय पे नहीं डाला जाए तो उसमें आवाज़ आने लग जाती है। वैसे यदि आपके भोजन में, आपके शरीर में ऑयल ग्रीस की यानी कि कफ की कमी हो जाए तो आपके बॉडी में आपके जॉइंट पेन होने लग जाते हैं, उसमें घिसाव आता है, उसमें घर्षण आता है और साथ ही आवाज़ भी कई बार करते हैं। तो उसी कारण से होता है। वैसे ही फेफड़ों में सूखापन आता है तो सांस नहीं लेते बनता है और सांस लेने में समस्याएं होती हैं और कई बार हमारे शरीर को पोषण नहीं मिल पाता, क्योंकि जब कफ फेफड़ों में जाम हो जाता है। मित्रों, यदि आप जानते हैं कि फेफड़े में कफ बनता है तो आप थोड़ी सी जानकारी आपकी अधूरी है, मैं उसको पूरा करूंगी, थोड़ा आगे जाके करूंगी, आपको क्लियर मैं पूरा बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। जब हम उसके कारण बताएंगे तो हम आपको स्पष्ट कर देंगे। तो मित्रों, जब ये कफ जो है फेफड़ों में नहीं बनता पर फेफड़ों में जाम होता है, जब ये फेफड़ों में कफ विकृत रूप से जाम हो जाता है तो हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन की जो क्रिया है वो ठीक से नहीं हो पाती है, जिससे हमारा शरीर रोगी होता चला जाता है और कई बार हमारे शरीर में फालतू की जो केमिकल्स हैं यानी कि जो कुछ चर्बी वगैरह वो बढ़ जाती है। तो मित्रों, ये स्नेहन की कमी से होता है, इसलिए स्नेहन सही मात्रा में होना आवश्यक है। यदि स्नेहन सही मात्रा में होता है तो चिकनापन शरीर में रहता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि चिकनापन होता है तो चमक भी होती है। मैं इन चीज़ों को साथ में ले लेती हूँ। जैसे आप मेरे बालों को देख सकते हैं कि मेरे बालों में अच्छी खासी शाइनिंग है, आप देख सकते हैं, जबकि इन बालों को मैंने 2 या 3 दिन पहले धोया था, अभी मैंने आज नहीं धोया है। और वैसे ही मैं आपको बता दूं, मेरे नाखूनों की चमक आप देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये स्नेहन बराबर है। लेकिन आप जैसे मैंने कई बार आपको ये हाथ दिखाया कि इसमें मेरे हाथ सूखे से हैं, तो ये बताता है कि भाई यहाँ वात का वृद्धि है और यहाँ कफ लेवल में है। ज़्यादा हो जाएगा तो फोड़े फुंसियाँ हो जाएंगे, वो अलग बात है। पर हाँ, अभी जो एक्चुअली एम्बुलेंस जा रही है तो उस समय थोड़ा वो चुप हो जाना चाहिए, बेटर है। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चमक हो जाती, चमक जो होती है वो इसी कारण से होती है। तो जो चेहरे पे हमारे शरीर में जो चमक होती है ये इसी के कारण से होती है, यानी कि जो स्किन में जो ड्राइनेस नहीं होता है, सॉफ्ट स्किन जो होती है वो रीज़न ऑफ कफ, जो शाइनिंग होती है वो कफ के कारण से होती है। और किसी किसी को जब ऐसे तेल जो निकलता है ना, कई बार आप बताते हो, वो अति से हो जाता है, यानी कि कफ जब विकृत हो जाता है तो वैसी स्थितियां बन जाती हैं। अब जब ये कफ सही मात्रा में होता है तो हमारे शरीर को चमक मिलती है, पोषण मिलता है। पोषण जिससे कि जैसे कहा ना, सारे पोषक पदार्थ हैं इसमें, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मधुरस होता है, जितने भी दूध घी के पदार्थ हैं वो सब कफ बढ़ाने वाले होते हैं, यानी कि कफ को सही तरीके से बढ़ाने वाले होते हैं यदि सही मात्रा में लिया जाए तो। अच्छा, अब
पोषण होता है, उसके बाद जब पोषण मिलेगा तो बल यानी कि हमारी ताकत बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, और धातुएं पुष्ट होती हैं। धातुएं कौन कौन सी होती हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और स्त्रियों में रज। तो ये धातुएं जो होती हैं ना मित्रों, ये हमारी कफ दोष से पुष्ट होती हैं। और जब ये धातुएं होती हैं, पुष्ट होती हैं, और मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कफ भारी होता है, यानी कि इसमें पृथ्वी और जल तत्वों का प्रभुत्व होता है, जैसे कि हम पहले आपको बता चुके हैं। तो ये भारी होता है। अब जब भारी होता है तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा शांत होता है, चंचल नहीं होता है, शांत होता है। ये जल्दी कोई बात समझ नहीं पाते, और समझ लें तो जल्दी भूलते नहीं हैं, इसलिए इनको कोई चीज़ जल्दी बुरी लगती नहीं, और लग जाए तो फिर दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। और वैसे इनके स्वभाव में थोड़ा लेट गो भी करना होता है, क्योंकि ज़्यादा जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते, इनका स्वभाव होता है। और वैसे ही मित्रों इन लोगों के घाव जल्दी भर जाते हैं, जैसे कहीं चोट वगैरह लग जाती है, मार वगैरह लग जाती है तो ये जल्दी भर जाती है। पर हाँ, यदि फुंसियाँ होती, क्योंकि चोट लग गई तो घाव जल्दी भर जाते हैं, जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया जब मैंने वात और पित्त की बात की थी कि मेरी जो उंगलियाँ हैं कफ की कमी है तो उसके कारण ऐसी हैं, तो वो घाव जल्दी भरते हैं। पर हाँ, यहाँ थोड़ी गड़बड़ वही हो जाती है। अब टिश्यू जो होते हैं ना हमारे बॉडी में, डेली आप जानते हैं कुछ सेल्स बनते हैं, कुछ सेल्स टूटते हैं, कुछ सेल्स डेली बेस पे होते हैं, कुछ मंथली होते हैं, जैसे उनकी क्रिया होती है वैसे होते हैं। तो इनको बनने में कफ सहायता करता है, इनको रिपेयरिंग में सहायता करता है, इनको बढ़ने में भी सहायता करता है, यानी कि हमारे बॉडी में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको सही मात्रा में सही तरीके से बढ़ाने में ये पूरी सहायता करता है। अब हम आगे जानते हैं कफ विकृति से, यानी कफ जब बढ़ जाता है तो रोग कौन कौन से होते हैं, और विकृत तरीके से बढ़ता है तो रोग कौन कौन से होते हैं। मित्रों ये होता है अस्थमा। अस्थमा जिसमें फेफड़े में कफ जाम हो जाता है, सांस नहीं लेते, बनता है दम लगता है, सांस फूलता है, और लोग कहते हैं कि अस्थमा दम के साथ जाता है, यानी कि दम लेके ही जाता है। पर मित्रों ऐसा नहीं है। यदि आप चाहें तो अस्थमा को क्योर कर सकते हैं, यदि वीडियो ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद सर्दी जुकाम के जो रोग होते हैं, जो बार बार कफ बनता है, यहाँ नज़ला हो जाता है, अस्थमा के साथ ये क्या कहते हैं माइग्रेन, और ये जो जितना भी यहाँ जो कफ जाम हो जाता है, जितने भी कफ के रोग हैं सब यही कारण होता है। उसके अलावा आलस से बढ़ता है, जब भारीपन होता है शरीर में, स्वभाव तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इनके शरीर में आलस बढ़ना स्वाभाविक होता है। अब आलस और मोटापा एक दूसरे के पूरक हैं, ये कॉम्पिटिटर नहीं है। जहाँ आलस है वहाँ मोटापा है, और मोटापा है वहाँ आलस भी है। और जब ये दोनों चीज़ें हैं तो भारीपन अपने आप हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया भारी होता है तो इसमें शरीर में भारीपन भी आ जाता है, और मोटापे का भारीपन तो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। अच्छा, उसके बाद इसमें जो छाती के ऊपरी हिस्से में इसका स्थान होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले जो वीडियो बनाया था उसमें कि छाती से ऊपर जो कफ का स्थान माना जाता है, तो यहाँ ये कफ ज़्यादा बढ़ता है। और साथ ही बाल्यावस्था में जब बच्चा होता है ना, आप देखेंगे 10-12 साल के बच्चे तक को कफ के रोग ज़्यादा होते हैं, तो वो समय उसका ही होता है। और उसके साथ ही बसंत ऋतु में मित्रों आपने देखा होगा अधिकांश हमारे यहाँ जो भोजन होता है हमारे ऋतु के हिसाब से सब चीज़ें चलती हैं। तो हम जो सर्दी की ऋतु में जो भारी भरकम चीज़ें खाते हैं, घी और आदि चीज़ें जो खाते हैं भारी भरकम, उनसे कई बार जो कफ दोष वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर कफ की वृद्धि हो जाती है, तो उनका जो कफ है विकृत होकर जब उनको सर्दी खांसी आदि के जो रोग होते हैं बसंत ऋतु में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। जैसे वर्षा ऋतु में ये वात का प्रकोप होता है, शरद और ग्रीष्म ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, वैसे ही बसंत ऋतु में गर्मी से पहले जो ऋतु होती है बसंत ऋतु होती है, जो होली के आसपास हम कहते हैं ना, होली की जो ऋतु है वो बसंत ऋतु है। तो बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, तो ये समय में कफ ज़्यादा होता है। और मैंने कारण बता दिया, जब हम दिसंबर जनवरी फरवरी में जो हम चीज़ें खाते हैं ना, घी और ये पाक वगैरह, वो सब इसका कारण होते हैं, एक कारण वो भी होता है। तो ये ऐसा होता है। उसके बाद मित्रों इससे जो रोग होते हैं फोड़े फुंसी, मित्रों मैंने आपको कहा घाव जल्दी भरता है, लेकिन इससे फोड़े फुंसी होते हैं। यदि आपको कफ बढ़ जाएगा तो आपने देखा हुआ गालों पे पिंपल्स आते हैं, जाते हैं, पूरे बॉडी में कहीं भी पिंपल्स हो जाते हैं, फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं। वो रीज़न ये है, जब आपके कफ के साथ पित्त बढ़ता है, कफ के साथ पित्त बढ़ेगा तो आपको फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं। उसके साथ ही आँखों में सफ़ेद, आँखें, त्वचा, मल मूत्र में सफ़ेदी आ जाती है, और कभी कभी चिपचिपापन भी आ जाता है कि मल मूत्र में चिपचिपापन जिसे हम आँव के नाम से जानते हैं, वो इसी का एक रोग है, तो वो आ जाता है। उसके अलावा ये जो प्रतिक्रिया करता है, ये सवेरे इसकी प्रतिक्रियाएँ ज़्यादा होती हैं, और वैसे ही यदि हम देखें तो शाम के समय जब हमें नींद आती है, जिसे हम कहते हैं ना 8-9 बजे के आसपास वो नींद का समय होता है, वो भी कफ के प्रभाव का समय होता है। और सुबह जब उठते हैं
जैसे कि सूर्योदय के समय ही या उससे थोड़ी देर पहले मान लो, तो उस समय भी कफ की प्रधानता होती है। आप देखेंगे सुबह उठते ही हाछी हाछी लोग करने लग जाते हैं, तो जिनका कफ का वो होता है तो उनको सुबह सुबह ये समस्या होती है। तो हमने आशा है आपको ये पता चल गया होगा कि इसका समय कब होता है, क्या होता है। अब इसकी वृद्धि के कारण क्या हैं मित्रों? वृद्धि के कारण मैं आपको बताऊं तो जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया, कफ दोष जो बढ़ता है वो मधुर, अम्ल और लवण इन रसों के सेवन से बढ़ता है। मधुर रस क्या होते हैं? जैसा कि मैंने बताया, घी और दूध से बनी जितनी भी चीज़ें, मीठे जितने भी पदार्थ हैं वो सब मधुर हैं। उसके बाद नमकीन चीज़ें वो लवण हैं, और अम्ल यानी कि खट्टी चीज़ें वो अम्ल हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसको बढ़ाते हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसका शमन जो होता है, कटु तिक्त कषाय, कटु यानी कि चरपरा मिर्ची वाला, तिक्त यानी कि नीम करेला वाला, और कषाय यानी कि आंवले का दूसरा स्वाद। मैं एक ही उदाहरण हर बार देती हूँ ताकि आपको स्पष्ट होने में दिक्कत ना हो। आंवले में एक स्वाद खट्टा होता है, दूसरा कषैला होता है, पर फिर भी आंवला कफ वृद्धि नहीं करता क्योंकि दोनों तरफ इसका प्रभाव होता है। तो कफ वृद्धि आंवला नहीं करता, पर फिर भी ज़्यादा मात्रा में कफ प्रधान व्यक्ति को कफ के शमन के लिए ज़्यादा आंवला सेवन नहीं करना चाहिए, कभी कभी समस्या कर देता है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि वृद्धि मधुर, अम्ल, लवण से होती है। और इस वृद्धि के कारण क्या होते हैं? कारण होते हैं गरिष्ठ भोजन, यानी कि जो भारी भोजन खाते हैं, जैसे हमेशा कुछ पाक वगैरह खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स की बनी मिठाइयाँ खा रहे हैं, दूध और मेवे की मिठाइयाँ खा रहे हैं, घी की चीज़ें खा रहे हैं, तो गरिष्ठ भोजन होता है, वो खाने से कफ की वृद्धि होती है। उसके अलावा आलस्य, कुछ लोग आलस में पड़े रहते हैं, शरीर हिलाते डुलाते नहीं, काम नहीं करना है, बस पड़े रहना, आलस है, नहीं काम हो रहा तो नहीं करें, तो ऐसी स्थिति में कफ का बढ़ना स्वाभाविक होता है। उसके साथ ही फ्रिज की चीज़ें, जैसा कि मैंने कहा आपको पहले ही कि जो ठंडी चीज़ें हैं वैसे कफ शिथिल होता है, जमा करता है, और ऊपर से आप ठंडी चीज़ें खाएंगे तो जम और अच्छे से जम जाता है। तो फ्रिज की चीज़ें, कोई भी चीज़, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, या कहीं आप जैसे फ्रिज का खाना जो रखा हुआ है, जो भी हो, वो सब कफ बढ़ाने का काम करता है, पानी से लेकर सब चीज़ें। घी, दूध मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो इसमें मिठाई वगैरह बनती है। नमक वो भी बता चुकी हूँ ऊपर ही। खट्टे में हर चीज़ आ जाती है। नमक में जो आप शामिल करेंगे तो जितने भी जंक फूड हैं वो सब नमक में शामिल है मित्रों। बाहर का जितना भी खाना है सब उसमें शामिल हो जाता है। वैसे ही खट्टे में आप देखेंगे तो खमीरा वाली चीज़ें वो सब इसी में शामिल हो जाती हैं, और साथ ही इमली जैसी खट्टी चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये इसके कारण होते हैं। तला मसालेदार भोजन, तला मसालेदार यानी कि आप जानते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा घी तेल की मात्रा होती है। उसके साथ भोजन के बाद कुछ चीज़ें जो हम गलतियां करते हैं कि भोजन के बाद सो जाते हैं, भोजन के बाद हम बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, ये जो समस्याएं हैं वो भोजन से जुड़ी हुई होती हैं, तो उससे भी ये समस्या होती है। सांस मुंह से चलना, जी हाँ मित्रों, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके अलावा इसको मैं भी लेती हूँ। उसके अलावा मांसाहार और मोटापे से भी कफ दोष प्रकोपित होता है, यानी कि दूषित होता है। तो ये मैंने आपको इसके कारण बताएं। अब मैं आपके मुंह से जो सांस चलती है उस पर जो मुझे बात करनी थी, जो मैंने आपको यहाँ ऊपर अधूरा छोड़ा था, बोला था कारणों में आपको स्पष्ट करूंगी, तो मैं अब आपको वो बात स्पष्ट कर दूं। मित्रों, कफ कहाँ बनता है, कफ का रहस्य नाम से मैंने हमारे स्वास्थ्य रक्षा चैनल पर सामान्य रोग प्लेलिस्ट में एक वीडियो दिया है, कफ का रहस्य नाम से। क्या आप जानते हैं कफ का रहस्य? वो वीडियो इसी पर है, मैं आपको उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देती हूँ क्या है। मित्रों, क्या होता है ना, आप यदि नोटिस करें जब कोई व्यक्ति रोता है या कुछ उसको कुछ ऐसे आप करते हैं, तो आपने देखा होगा कि ऊपर से कुछ गले में आता है और उसका स्वाद कफ जैसा ही लगता है। तो क्योंकि स्वाद तो हमें पता ही होता है, क्योंकि हमारे मुँह में आता तो थोड़ा पता चल ही जाता है। तो आपने देखा होगा, तो आप ऐसे करो तो ऊपर से कुछ उतरता है। मित्रों, आपको बता दूं, आप जब जीभ ऊपर मोड़ते हैं तो जो मांस का हिस्सा खत्म होता है, उसके बाद का जो हिस्सा हड्डी वाला हिस्सा जो खत्म होता है, ये ऐसे करके जो ऊपर हड्डी वाला हिस्सा जहाँ खत्म होता है उसके ऊपर आप देखेंगे वहाँ से तालू में से हमारे एक रस चढ़ता है। इसे आयुर्वेद की भाषा में इसे अमृत कहा जाता है। और ये जो अमृत होता है ना मित्रों, ये हमारे शरीर को पोषण देने का काम करता है। लेकिन कब? जब हमारी सांस नाक से चले तब। लेकिन यदि हमारी सांस मुंह से चलती है तो यही अमृत को दूषित कर देता है। कैसे, मैं आपको स्पष्ट करके बता दूं। मित्रों, जब नाक से सांस चलती है तो क्या होता है, इस विषय को पूरा ध्यान से सुनिएगा, ये आपको समझने का विषय। यदि आप ये समझ लेंगे तो आप जितने भी ये रोग हैं इन सबसे समाधान आप पा पाएंगे। मात्र एक बात यदि आप ये समझ लेते हैं तो अस्थमा से लेकर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार कुछ भी आपको नहीं परेशान करेगा। आपका बॉडी हमेशा एनर्जेटिक रहेगा और मोटापा भी नहीं बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। बस आप इस बात को एक अच्छे से समझ लीजिए कि मुँह से सांस
चलने से क्या होता है, और आपको चेक करना है। खाली 50 सीढ़ियाँ चढ़ के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका सांस मुंह से चलता है कि नाक से चलता है, क्लियर हो जाएगा। यदि 50 सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको मुंह खोलना पड़ा है तो समझ लीजिए आपकी सांस नाक से नहीं चलती है, मुंह से ही चलती है ज़्यादातर। चलिए हम आपको बता देते हैं क्या होता है। जब आपकी सांस, ये जो मैंने कहा अमृत झड़ रहा है, ये लगातार चलता रहता है, इसकी क्रिया लगातार चलती रहती है। तो यदि नाक से जो सांस चलती है तो नाक में आपने देखा होगा छोटे छोटे रोए होते हैं, बाल होते हैं। तो कचरा आपने देखा होगा, घर से बाहर आप नहीं जाते हैं फिर भी यहाँ थोड़ा बहुत कचरा आपको सुबह मिल जाता है। जब भी आप कभी साफ़ करें, दिन में एक बार साफ़ यदि करते हैं तो उसमें कचरा मिलता है, थोड़ा पीला होता है। और यदि आप धूप में धुएं में ऐसे जाएँ, धूल में धुएं में जाएँ तो थोड़ा काला होता है, क्योंकि जो कचरा होता है यही अटक जाता है। लेकिन यदि आपकी नाक के छिद्र बंद हो रहे हैं, यानी कि नाक से सांस ठीक से नहीं चल पा रहा है, कम चल रहा है, थोड़ा चल रहा है, नहीं चल रहा है, कम चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, कम चलता है, तो मित्रों उस समय आप किसी भी विकट स्थिति में, यानी कि थोड़ी सी आपकी सांस तेज हुई तो आपका मुंह सांस लेने के लिए खुल जाता है। और अस्थमा के पेशेंट की सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनकी नाक से सांस नहीं चलती है, और वैसे ही मोटापे वाले की भी समस्या यही होती है। तो मित्रों यदि आप जब मुंह से सांस लेते तो क्या बनता है कि आपका जो कचरा है वो साफ नहीं होता है, आपका कचरा तो गले में जाके अटकता है, तो इससे आपके गले में टॉन्सिल और साथ ही आपको बताएं तो गला पकने की जो समस्या होती है वो हो जाती है। और क्योंकि कचरा सीधा जाके गले पर अटकता है, और आपके जो फेफड़े में जो वायु जा रही है वो शुद्ध वायु नहीं जा रही है, वो दूषित वायु जा रही है, जिससे आपके फेफड़े में जो कफ आपके यहाँ बनता है, जो झड़ रहा है, वो यदि आपके फेफड़ों को जाता है, मिलता है यदि नाक की सांस के साथ, तो वो फेफड़ों के आपके जो अंदर जो तंत्र होता है ना, जो आपकी पसलियाँ होती हैं, उनको लुब्रिकेंट करने का काम करता है। वैसे हमारे जोड़ों को भी लुब्रिकेंट करने का काम करता है। लेकिन यदि ये सांस मुंह से चलती है तो उसमें दूषित वायु होती है, तो वो उसी को विकृत कर देता है। तो मित्रों यहीं से आपका, जिसे हम यूरिक एसिड कहते हैं, जोड़ों में यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है, और फेफड़े में उसे हम कफ के नाम से जानते हैं। तो फेफड़ों में जो कफ जमता है वो मुंह से सांस चलने की वजह से जमता है, और हमारे जोड़ों में जो यूरिक एसिड जमता है वो भी इसी कारण से जमता है। यदि आप इस बात को ठीक से समझेंगे, आप खाली इतना करके देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट के वीडियो दिए हैं, उसका पूरा पालन करके देख लीजिए। नाक में तेल डालना, नाक में तेल डालने का कारण मैंने आपको बता दिया कि आपकी नाक से सांस चलनी चाहिए। हो सकता है आपको दिन में 1 बार डालना पड़े, हो सकता है दिन में 10 बार भी डालना पड़े, तो जितनी बार आपको डालना पड़े डालिए, ताकि आपकी नाक से सांस चल सके। और नहीं डाल पाते, कम से कम दिन में 2 से 3 बार डालिए। और बाकी जब लग रहा है कि मुंह से सांस चलने लग रही है, यानी कि दिन में आप 6, 7, 8 बार लगा लीजिए। आपको लगेगा यहाँ तेल लगा है, मैं क्यों लगाऊं, पर यदि आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा सांस लेने में क्या डिफरेंस आ गया। क्योंकि जो आपका हिस्सा सूखता है वो यहाँ के ऊपर का जो हिस्सा होता है, नाक इतनी नाक का आपकी नॉर्मल रहती है, पर इसके ऊपर का हिस्सा और गले तक का हिस्सा आपका सूखा रहता है, जहाँ से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। इसलिए आपको नाक में तेल डालना है, और आप नाक में तेल डालेंगे तो मित्रों इन सभी रोगों से आपको बहुत जल्दी, सांस के जितने भी सांस संबंधी जितने भी रोग हैं, सबसे आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। और ये मैं आपको कह रही हूँ, और इस बात को आप सही माने करके देखिए, हम प्रमाण देते हैं, बस आप करेंगे तो आपको प्रमाण आपके पास मिल जाएंगे। तो इसका मैंने पहला समाधान आपको बता दिया है, साथ में हम चिकित्सा भी ले लेते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हाँ, चिकित्सा में इसमें वमन कहा जाता है। यदि कफ हो जाए, किसी को कफ बढ़ जाता है तो वमन करवाया जाता है, यानी कि उसको वॉमिटिंग करवाई जाती है। जब पंचकर्म जब कोई करवाता है तो उसमें वमन क्रिया होती है इसके लिए। और साथ ही स्वास्थ्य नियम का पालन मैंने बता दिया। तीव्र व्यायाम, क्योंकि आपके शरीर में आलस है, मोटापा है, तो आप गति बढ़ाने वाले जितने भी व्यायाम है वो आप सब कर सकते हैं। जितनी गति आप बढ़ाएंगे उतना ही आपकी सांस, नाक में घी डाल के या तेल डाल के गति बढ़ाइए। वो वीडियो देखेंगे स्वास्थ्य नियम के, आपको पता चल जाएगा कौन सा डालना है। यहाँ प्रश्न ना करें इस विषय पे, तो आपको पता चल जाएगा। तो मित्रों तीव्र व्यायाम, जितने आप तीव्र व्यायाम करेंगे उतने आपके बॉडी में से जो टिश्यूज आपके टाइट हो गए, जो आपके टिश्यू जाम हो गए, सब निकल जाएंगे। जो छाती में जाम है, टिश्यू नहीं, जो कचरा जाम वो सब निकल जाएगा, और जहाँ भी चर्बी है वो सब टेढ़ी मेढ़ी होके अलग हो जाएगी। तो आपको तीव्र व्यायाम करने हैं। और प्राणायाम में आप देखिए, यदि प्राणायाम करते समय आपको ध्यान क्या रखना है, यदि आपके कफ के साथ पित्त मिल गया है तो आप गर्मी बढ़ाने वाले प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। जैसे आप चंद्रभेदी कर सकते हैं, चंद्रभेदी करेंगे तो कफ बढ़ जाएगा, और सूर्यभेदी करेंगे तो आपका पित्त बढ़ जाएगा। तो मित्रों, और वैसे एक बात और बता दूं कि यदि आपको ये क्या कहते हैं, कफ के साथ पित्त बढ़ा है, तो आपको बता दूं पित्त के लिए कटु रस भी जिम्मेदार होता है। वैसे तो मिर्ची जो है ना, मिर्ची आपके कफ को घटाती है, ये कटु जो है मिर्ची होती है, तो कटु, लेकिन कटु पित्त को बढ़ाता है।
तो इसलिए आपको वहाँ मिर्ची सेवन नहीं करनी चाहिए, पर वहाँ फिर आप तिक्त और कषाय पदार्थ से इसका सेवन शमन कर सकते हैं। और वैसे मैंने वात की जब बात चर्चा की थी वहाँ आपको बताया था, यदि वात के साथ कफ मिल जाए तो शमन की चिकित्सा बड़ी विचित्र हो जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको दोनों ही मधुर अम्ल लवण खाने से आपका कफ बढ़ता है, वहीं कटु तिक्त कषाय खाने से वात बढ़ता है, तो आप पूरी विकृत हो जाते हैं। इसलिए वहाँ फिर आपके पास पथ्य का पालन यानी कि स्वास्थ्य नियम का पालन करना और प्राणायाम ही आपके पास एक मार्ग बचता है जिससे आप अपने रोग को ठीक कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया। उसके अलावा आपको रूखा भोजन करने की मात्रा, आपको कफ बढ़ा तो आपको रूखा भोजन करना है, क्योंकि आपने बहुत स्निग्ध और चिकना सब खा लिया, तो आपको रूखा भोजन करना है जिसमें कटु तिक्त कषाय रस वाला सेवन आप कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। और साथ ही आपने सुना होगा कि जितनी भी कफ की दवाइयाँ होती हैं सब कड़वी होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ कटु रस ही हमारे कफ का शमन करता है। अब मित्रों एक बात और बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में ये बात बताई थी, क्योंकि जो अंजीर है, अंजीर आपके लिए बहुत अच्छी औषधि है। अंजीर है, मुनक्का है, ये आपके लिए औषधि का काम करेगा। साथ ही शहद, पर शहद में रूखापन होता है, तो शहद आपको पूरे दिन भर में 10 से 20 ग्राम से ज़्यादा सेवन नहीं करना है। कफ की समस्या है तो शीतोपलादी चूर्ण, त्रिफला नहीं, शीतोपलादी चूर्ण के साथ आप शहद का सेवन करिए, आपके कफ को शमन करेगा। नींबू शहद का आप प्रयोग कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट है स्वास्थ्य सामान्य रोग, उसमें हमने कफ के संबंधित सभी रोगों को पर वीडियो दे रखे हैं, तो आप उनको देखेंगे तो आपको विस्तार से और जानकारी मिलेगी। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं मित्रों कि जो आप कफ की दवाई खाएंगे शहद में खा सकते हैं, पर वात साथ में मिला हुआ है तो शहद आप लिमिट में सेवन करें। मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, और मैंने शहद पर भी वीडियो दे रखा है, भेषज में दिया है, भेषज प्लेलिस्ट है, 2-3 वीडियो भी आए, उसमें ज़्यादा नहीं आया, तो आपको जल्दी मिल जाएगा, तो आप ये करेंगे। इससे मित्रों आपके कफ दोषों के शमन में आपको बहुत अच्छी शांति मिलेगी, जल्दी शमन होगा। पर मित्रों जैसा कि मैं कई बार कहती हूँ, आप जब दवाइयों पर निर्भर रहते हैं, औषधियों पर निर्भर रहते हैं, तो किसी भी रोग की चिकित्सा जल्दी नहीं होती है। पर हाँ, यदि आप थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा प्रयास करते हैं, अपने शरीर से मेहनत करते हैं, तो आप किसी भी रोग को जल्दी मात दे सकते हैं। और मित्रों अस्थमा के पेशेंट के लिए एक बहुत अच्छा इलाज हम बताते हैं, हम करवाते हैं, उसमें तीव्र व्यायाम को ही हम आपको बताएंगे। एक बच्चा था, उसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी। एक बच्चा था, करीब 10-12 साल का बच्चा था, बचपन से वो कफ का पेशेंट था, कफ का रोगी था, और वो करीब उसकी माँ उसको बहुत संभालती थी, बहुत केयर करती थी कि जरा सा सर्दी नहीं लगनी चाहिए, गर्मी नहीं लगनी चाहिए, तो उसको तकलीफ हो जाती थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, उसको एक डॉक्टर ने, एक चिकित्सक ने सलाह दी कि इसको कोई भी खेल खिलाओ, यानी कि इसको प्लेयर बना दो। तो उसने एक खेल खेलना शुरू किया। उसके बाद ऐसी स्थिति उसकी बनी मित्रों कि वो अच्छा प्लेयर बन गया, प्लेयर तो बना, उसका अस्थमा जड़ से खत्म हो गया। कि आपका जो आलस है वो कफ को बढ़ाता है। और मित्रों कई बार एक गलती कहाँ और हो जाती है, जो आप कफ की दवाइयाँ जो सेवन करते हैं, मैंने ऐसा भी देखा है, अस्थमा के पेशेंट को मैंने आइसक्रीम खा के अस्थमा का अटैक शांत करते देखा है। और मैं उस समय सोचती थी कि ऐसे कैसे होता है, तो बाद में मुझे, जब मैंने ये सब चीज़ें शुरू की, तो मुझे पता चला कि उन्होंने इतनी सारी दवाइयाँ खा ली हैं कि दवाइयों से उनके शरीर में इतनी गर्मी बढ़ गई है कि अब उनको अस्थमा के अटैक के लिए ऐसे तो करती हैं, अस्थमा का अटैक होता तो ये चीज़ होती है, पर उनको आइसक्रीम खानी पड़ती, क्योंकि उनकी बॉडी में इतना एसिड, इतना पित्त बढ़ जाता है कि उस समय उनकी और कोई चिकित्सा बचती नहीं है। और ऐसे ही मैंने कुछ मेरे दर्शकों से भी बात की, उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे के शरीर में पित्त बढ़ गया है, तो मैं उसको कतीरा दिया तो उसके शरीर में ठंडक बढ़ गई है, तो कफ बढ़ जाता है। मैं कहा ऐसी स्थिति में बस स्वास्थ्य नियम प्राणायाम ही साधन बचता है और कुछ नहीं बचता है, क्योंकि जब आपको कोई समन ना मिले तो ये करें। अब आपको मैं बता दूं, अंजीर, मुनक्का, ये जो ऐसी चीज़ें ये आपके पेट को साफ करती हैं, कफ का भी शमन करती हैं। अंजीर मित्रों, यदि आप कफ के कैसे भी रोगी हैं, बचपन से कफ है, कितना भी भयंकर कफ हो, यदि आप अंजीर का सेवन करते हैं, अंजीर कैसे सेवन करनी है, डिपेंड ऑन साइज, डिपेंड ऑन एज, दोनों पे डिपेंड करता है। यदि आप पूरे एक बड़े व्यक्ति के लिए मैं बताऊंगी, 3 अंजीर नॉर्मल साइज़ की, जो ये साइज़ होती है ना नॉर्मल अंजीर की, 3 अंजीर सुबह भिगा दीजिए, शाम को खा लीजिए, उसके ऊपर से 1 कप दूध
गर्म दूध आपको पीना है, और हल्दी वाला हो तो चलेगा, पर यदि पित्त बढ़ा है तो नहीं ले सकते हल्दी वाला दूध, तो सादा लीजिए। और उसके अलावा वैसे ही रात को भिगा दीजिए, सुबह आप सेवन करिए। यदि आप ये अंजीर सेवन करते हैं तो ये दशहरा से लेकर आप होली तक कर लीजिए, आपके कफ की समस्या का पूरा समाधान हो जाता है। पर हाँ, बाकी आप गर्म पानी से स्नान नहीं करें। गर्म पानी से स्नान करने से भी कफ बढ़ता है, उसमें कारण में बताना रह गया था। गर्म पानी से स्नान करके यदि आप पंखे के नीचे आ जाते हैं तो इससे कफ और वात दोनों ही विकृत होते हैं, और ये आपके कफ और वात की समस्या को बढ़ाता है, जोड़ों में दर्द भी बढ़ाता है, कफ को भी बढ़ाता है। तो ये यदि आप गलती कर रहे हैं तो इस गलती से आप बिल्कुल बचें, ये बहुत बड़ी भूल होगी आपकी। स्नान सादा पानी से करें तो आप पंखे के नीचे खड़े हो सकते हैं, चलेगा, दिक्कत नहीं आएगी। पर यदि आप गर्म पानी से स्नान करते हैं तो आप बिल्कुल पंखे के नीचे ना आए। नॉर्मल व्यक्ति को भी नहीं आना चाहिए, उससे सर्द गर्म हो जाता है। और यदि आपको कफ की समस्या है तो मेहरबानी करके पंखा ना चलाएं। एसी कूलर तो आपके लिए विष के समान है, ये आपके लिए बहुत घातक है। तो इन निर्देशों को ध्यान से समझेंगे, पालन करेंगे तो मित्रों आप अपने रोग को ठीक कर पाएंगे। और आपको बता दूं, आप अपनी आदतें बना लेते हैं कि आपको एसी कूलर पंखे के बिना काम नहीं चल रहा है। वरना आपको बताऊं कि मैं जब बरसात होती है, सर्दियाँ होती हैं तो हम पंखा नहीं चलाते हैं। एसी कूलर तो मेरे घर में है ही नहीं, आपको मैं कई बार ये बात बता चुकी हूँ। तो आशा है आपको मेरी बातें स्पष्ट हुई होंगी, समझ में आई होंगी। क्योंकि प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आप हमें प्रश्न कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में हमने जो लिंक दिए हैं स्वास्थ्य नियम का, उसको पूरा देखिएगा, पालन करिएगा, ताकि आपको समाधान जल्दी मिले। धन्यवाद। वंदे मातरम।